नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, भारत और लैटिन अमेरिका। हाँ, इनके बीच जो रिश्ते बदल रहे हैं उन पर। बिल्कुल। हमारे पास एक हालिया संपादकीय विश्लेषण है और प्रधानमंत्री की जो यात्राएं हुई हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना वगैरह, उसके बाद ये विषय और भी अहम हो गया है। सही कहा। तो आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये रिश्ते कैसे विकसित हुए हैं, भारत के लिए ये इतने जरूरी क्यों हो गए हैं, और हाँ, चुनौतियां क्या हैं। और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, मतलब कैसे भारत अपने पारंपरिक दोस्तों से आगे देखकर ग्लोबल पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। और इसमें वो दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, उसमें भारत कैसे एक लीडिंग रोल निभा रहा है, वो भी देखने लायक है। अच्छा, तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएं इतिहास में, तो ये रिश्ते मतलब बहुत गहरे तो नहीं थे शुरू में। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो संपर्क बहुत सीमित था। हाँ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय कुछ बातचीत हुई, कुछ सहयोग दिखा। लेकिन असली बदलाव कब आया? मेरे ख्याल से 1990 में जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण किया, उसके बाद व्यापार पर फोकस बढ़ा। हाँ, वो फोकस एलएसी कार्यक्रम था शायद 1997 में। बिल्कुल, वो एक शुरुआत थी। फिर 21वीं सदी में ब्रिक्स बना, G20 जैसे मंच आए, और 2009 में मेरकोसूर के साथ जो तरजीही व्यापार समझौता हुआ, उसने भी काफी मदद की। तो ये सब ठीक है, लेकिन अचानक से इतना महत्व क्यों बढ़ गया? क्या सिर्फ ट्रेड की बात है? हम सुन रहे हैं $100 अरब का लक्ष्य रखा है 2025 तक, अभी तो शायद $35 अरब के आसपास है। हाँ, लक्ष्य तो बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ व्यापार नहीं है। देखिए, $100 अरब का आंकड़ा सिर्फ आंकड़ा नहीं है। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत की जो वैश्विक रणनीति है ना, उसमें एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। कैसा शिफ्ट? मतलब जो पारंपरिक साझेदार हैं जैसे अमेरिका, चीन, उन पर निर्भरता कम करना जी। और सक्रिय रूप से नए विकल्प ढूंढना। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन। और खासकर ग्लोबल साउथ में, मतलब विकासशील देशों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करना। और इसमें ऊर्जा सुरक्षा का क्या रोल है? मैंने सुना है कि हम काफी तेल वहां से ले रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का करीब 15 से 20% लैटिन अमेरिका से आयात करता है। ओह, ये तो काफी है। हाँ, ब्राजील और मेक्सिको इसमें बड़े सप्लायर हैं। इससे हमारी जो मध्य पूर्व पर निर्भरता है, वो थोड़ी कम होती है, बैलेंस होती है। और सिर्फ तेल ही नहीं, शायद मिनरल्स भी। वो तांबे वाली डील हुई थी अडानी ग्रुप की। हाँ, चिली की जो कंपनी है कुडेल्को, उसके साथ अडानी समूह का तांबे की सप्लाई का समझौता हुआ। तो ये दिखाता है कि रिश्ते अब ऊर्जा से आगे बढ़कर खनिज संसाधनों तक जा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी, हमारी आईटी और फार्मा कंपनियां वहां क्या कर रही हैं? वहां भी काफी काम हो रहा है। भारतीय आईटी कंपनियां वहां अच्छा कर रही हैं। करीब 40,000 से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार दे रही हैं। अच्छा। और हमारी फार्मा इंडस्ट्री की जो विशेषज्ञता है, वो उनकी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, भारत की सॉफ्ट पावर और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन भी है। सही कहा। अब आते हैं भू राजनीति पर। यहाँ ये साझेदारी कैसे फिट होती है, खासकर जब चीन भी इस इलाके में बहुत एक्टिव है? ये एक बहुत पेचीदा लेकिन जरूरी पहलू है। देखिए, ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों पर ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ मिलकर काम करना भारत को एक आवाज देता है। एक मजबूत आवाज। हाँ, बिल्कुल। और जैसे यूक्रेन जैसे मुद्दे हैं, उन पर एक तरह की सक्रिय गुटनिरपेक्षता दिखती है। मतलब अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना, किसी गुट के दबाव में आए बिना स्वतंत्र फैसले लेना। इस पर भारत और कई लैटिन अमेरिकी देशों की सोच मिलती है। ये दिलचस्प है। और खाद्य सुरक्षा का एंगल यूक्रेन युद्ध के बाद ये और जरूरी हो गया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। खाद्य तेल जैसे सोयाबीन तेल और दालें, इनके लिए लैटिन अमेरिका एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया है, खासकर ब्राजील और अर्जेंटीना। आंकड़े क्या कहते हैं? 2022 में अकेले खाद्य तेल का आयात $5.6 अरब तक पहुंच गया था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए कितना ज़रूरी है। बेशक। और सांस्कृतिक जुड़ाव, बॉलीवुड, योग, फुटबॉल। हाँ, ये सॉफ्ट पावर के अच्छे उदाहरण हैं। बॉलीवुड फिल्में वहाँ पसंद की जाती हैं, योग काफ़ी लोकप्रिय है। और इंडियन सुपर लीग में भी तो काफी खिलाड़ी आते हैं वहां से। हाँ, लैटिन अमेरिकी फुटबॉलर्स का ISL में खेलना आम बात है। ये सब चीज़ें ज़मीनी स्तर पर लोगों को जोड़ती हैं। तो ये सब तो काफी पॉजिटिव बातें हुई, लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। सबसे पहली तो शायद दूरी ही है। हाँ, दूरी एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती है।
सीधी फ्लाइट्स नहीं है, शिपिंग रूट्स लंबे और महंगे हैं। इससे व्यापार की लागत बढ़ जाती है, लोगों का आना जाना मुश्किल होता है। और आपसी समझ, क्या हम एक दूसरे को ठीक से जानते समझते हैं? ये भी एक मुद्दा है। मतलब कई भारतीयों के मन में लैटिन अमेरिका की पुरानी छवि बनी हुई है, और उधर कई लोग भारत की जो तकनीकी तरक्की है उससे शायद पूरी तरह वाकिफ नहीं है। और चीन वाला फैक्टर, उनका ट्रेड तो हमारे मुकाबले बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है। चीन का लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार 427 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, हमारा करीब 35 अरब। बहुत बड़ा अंतर है। वो तो है, और चीन सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहा, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी निवेश कर रहा है। बिल्कुल, जैसे वो सेंट्रल बायोओशनिक रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात है। तो भारत को अपनी ताकतों पर फोकस करना होगा, जैसे आईटी, फार्मा, किफायती इंजीनियरिंग समाधान। और क्या मुश्किलें हैं? व्यापार में बाधाएं हैं, टैरिफ काफी ज्यादा हैं कहीं-कहीं। कुछ देशों की नीतियां संरक्षणवादी हैं। और हाँ, भाषा की बाधा भी है, स्पेनिश, पुर्तगाली बनाम अंग्रेजी। कभी कभी लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति में भी उतार चढ़ाव आता है। मतलब 2014 के बाद हाई लेवल दौरे कम हुए थे बीच में। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लगातार पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत जरूरी है रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लैटिन अमेरिका भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल, एक उभरता हुआ क्षेत्र है, भारत के लिए काफी संभावनाएं हैं। लेकिन राह में मुश्किलें भी कम नहीं है। दूरी है, चीन से मुकाबला है, आपसी समझ बढ़ानी है। सही कहा। और ये जो हाल की यात्राएं हुई हैं, ये शायद इसी दिशा में एक नई ऊर्जा, एक नई कोशिश का संकेत है। भारत अपने ग्लोबल रिश्तों में विविधता लाना चाहता है, दक्षिण दक्षिण सहयोग को मजबूती देना चाहता है। इसके लिए लगातार कोशिशें करनी होंगी। बेहतर कनेक्टिविटी, डिप्लोमेटिक आउटरीच, व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाना। हाँ, ये सब कदम उठाने होंगे। जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दूरी अब बाधा नहीं बननी चाहिए। ये बात सुनने में अच्छी लगती है। हाँ, क्योंकि आज के दौर में लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन ने दुनिया को छोटा कर दिया है। पर सवाल यही है कि क्या वाकई रणनीतिक निवेश और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति हजारों मील की इस भौगोलिक दूरी को पाट सकती हैं? क्या हम भारत लैटिन अमेरिका साझेदारी की जो असल क्षमता है उसे पूरी तरह अनलॉक कर पाएंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, और भविष्य में कौन से नए, शायद अप्रत्याशित सहयोग के क्षेत्र उभर सकते हैं, इस पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।